वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है नॉर्मेलिटी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म पहले भी हम कई सारे डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज में कॉन्सेंट्रेशन टर्म का ये आखिरी टॉपिक है। हालांकि एक और टर्म बचता है फॉर्मेलिटी, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो केवल और केवल आयनिक कंपाउंड्स के लिए है और लगभग कई सारे जो है टेस्ट या फिर बोर्ड के सिलेबस से वो बाहर हो चुका है। तो नॉर्मेलिटी में हम डिस्कस करते हैं। आज फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर नॉर्मेलिटी जो है कई स्टूडेंट को कई जो है इसमें डाउट रहता है कि भाई इसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं और क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या है, एक फार्मूले के अंदर 3 फार्मूले छुपे हुए हैं। तो पहला जो मेन फार्मूला उसमें एक दूसरा क्वांटिटी आप निकालेंगे, फिर दूसरी क्वांटिटी को निकालने के लिए तीसरी क्वांटिटी निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी फॉर्मूले से ही शुरू करते हैं। तो नॉर्मेलिटी जो है इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए हम क्या करते थे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते थे, मास ऑफ सॉल्यूट ले रहे थे। हम क्या नंबर ऑफ मोल्स और मास के साथ ही केवल बात कर रहे थे। जितने भी हमने प्रीवियस टर्म डिस्कस किए हैं, नॉर्मेलिटी में एक नई चीज़ हमें पता चलती है। ये नॉर्मेलिटी निकालते समय आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। नीचे डेनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं, डेनोमिनेटर तो अपनी जगह ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बहुत बार किया है, आगे भी हम इजीली निकाल लेंगे। तो बस यही दिक्कत आती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बुक में बहुत सारा मैटर दिया गया है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इधर उधर पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। बहुत आसान तरीके से इसको समझा दूंगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ने, देखिए आपको ये चीज निकालनी है पहले, ठीक। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यही चीज निकाली है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट मास क्या है, वो मोलर मास नहीं है, इक्विवेलेंट मास एकदम अलग हो गया। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा और इक्विवेलेंट मास अभी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये हम कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। अब यहाँ पर एक नई चीज आती है इक्विवेलेंट मास निकालने की। अब इक्विवेलेंट मास किससे निकाल रहे हैं, ये मेरा फॉर्मूला रहा इक्विवेलेंट मास। इसको इक्विवेलेंट मास भी बोलते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है, वो निकाल लेंगे। मान लो सॉल्यूट मेरा ग्लूकोज है तो C6H12O6 है, तो मोलर मास मैं निकाल सकता हूँ आराम से। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इक्विवेलेंट मास निकालने की। यहाँ पर ये निकलेगा इक्विवेलेंट मास, इससे निकलेगा और मोलर मास पता है। लेकिन अभी एक नई चीज आती है वैलेंसी फैक्टर। अभी वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, बस यही पर एक कैच है वैलेंसी फैक्टर निकालने का। देखते हैं। देखिए जो भी हमारे सॉल्यूशन होंगे, या तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे, या एसिडिक सॉल्यूशन होंगे, या बेसिक सॉल्यूशन होंगे। बस 3 ही कैटेगरी में आप सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, उसका वैलेंसी फैक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे, ये तो समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन भी इसमें मैं बता दूंगा जहां पर आपको ये चीजें रिलेट हो जाएंगी। तो वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए नंबर ऑफ H+ आयन, मतलब कोई एसिड है वो कितने H+ आयन सॉल्यूशन में रिलीज करेगा, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं HNO3 का, अगर HNO3 को देखें तो ये क्या कर रहा है, H+ और NO3-, मतलब कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है, 1। तो अगर HNO3 होगा सॉल्यूशन तो उसका जो वैलेंसी फैक्टर X होगा वो 1 होगा। ये कैपिटल X होता है और मोल फ्रैक्शन के लिए स्मॉल x होता है। HNO3 मान लेते हैं अगर कोई सॉल्यूशन है H2SO4 का, तो H2SO4 क्या करेगा, कितने H+ आयन रिलीज करेगा सॉल्यूशन में, 2। तो X की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर, 2। तो वैलेंसी फैक्टर X फॉर एसिड्स। अब इसी तरीके से बेस जो होते हैं, देखिए एसिड किसकी वजह से होता है, H+ आयंस की वजह से। हम एसिड को जब समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम यही तो कहते हैं कि वो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है। और बेस के केस में हम किससे पढ़ते हैं, OH- आयन। तो अगर हमारे पास बेस है, उसका वैलेंसी फैक्टर आपको निकालना है, तो आपको देखना पड़ेगा सॉल्यूशन में वो जो बेस है वो कितने जो आयंस रिलीज कर रहा होगा। जैसे मान लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 है, तो ये क्या करेगा, Ca2+
2OH माइनस 2 कर रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर तीसरा सॉल्ट है, तीन ही टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या सॉल्ट होगा। वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट निकालना है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखना है आपको, केवल नेगेटिव चार्ज नहीं देखना है। जैसे आपने ले लिया है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसको आप क्या करते हैं, डिसोशिएट होता है जाके, तो Ca2 प्लस 2Cl माइनस। अब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, तो सॉल्ट के केस में आपको केवल कैटाइंस के ऊपर चार्ज देखने हैं, तो यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये वैलेंसी फैक्टर इस तरीके से निकालना है। पहले चल एक सेकेंड, ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ X फॉर एसिड इस तरीके से। तो हमने पहले क्या देखा है, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको क्या करना है, ये निकालना है, पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, नहीं पता इक्विवेलेंट मास इस तरीके से निकालिए। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेंगे, आगे आइए। वैलेंसी फैक्टर जो है वो एसिड्स के लिए इस तरीके से निकल रहा है, कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है, बेस के लिए OH माइनस से करेंगे। अगर कोई सॉल्ट होगा, आप उसमें केवल और केवल कैटाइन वाला पोर्शन देखेंगे कि कितने जो है चार्ज है कैटाइन के ऊपर, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, और ये जो है इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मेलिटी में पूछे जा सकते हैं। तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड कितना है, H2C2O4.2H2O, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आप मोलर मास निकाल लीजिए, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 12 कार्बन का एटॉमिक मास है, 2 एटम है, तो 24 प्लस 64 प्लस, देखिए इस तरीके के हाइड्रेटेड सॉल्ट लगा होगा, तो जब क्वेश्चन में बोला गया है कि हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है, तो मोलर मास में उसको भी काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास, वाटर का होता है 18, इसका होता है 18, तो 2 है, तो 2 इसके मॉलिक्यूल हैं, तो ये हो जाएगा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 8 और 6 14 और 2 16, 1 3 और 6 9 और 3 12, 126 मोलर मास। देखिए मेरे को यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब नॉर्मेलिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन लीटर में आ जाता है आपका। अभी हमको क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये निकलता है किससे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, आप करते हैं किससे, इक्विवेलेंट मास के साथ। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको इक्विवेलेंट मास नहीं पता, और इक्विवेलेंट मास किससे निकालेंगे, ये हो जाता है आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, जिसको हम कैपिटल X बोलते हैं, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर। अभी आपको वैलेंसी फैक्टर नहीं पता है, यहाँ इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वैलेंसी फैक्टर के साथ। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड में यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा, 2H आपको ये सॉल्यूशन में रिलीज करेगा। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से X की वैल्यू यहाँ पर जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 हो जाता है, तो 2 मेरे को यहाँ से मिल गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट मास निकालता हूँ। तो जो मोलर मास है मेरा, मैंने निकाला हुआ है 126 और डिवाइड कर रहा हूँ वैलेंसी फैक्टर 2 से, तो ये आ रहा है मेरा 63, ठीक। अभी इस इक्विवेलेंट मास जो मेरा निकला है इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा, इस यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आपको 31.5 ग्राम दे रखा है, और आपका जो नीचे इक्विवेलेंट मास आना है, इक्विवेलेंट मास यहाँ से निकाला हुआ है 63, पॉइंट हटाइए तो नीचे 10, तो ये हो जाएगा 315/630, इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 0.5 आएगा।
तो ग्राम इक्विवेलेंट आपका जो आया है ये कितना आया है, ये आपका आ गया है 0.5। अब इस वैल्यू को ले जाके आप यहाँ रखेंगे। फाइनल फार्मूला मेरा ये रहा, यहाँ से निकाल लीजिए। तो कैपिटल N जो नॉर्मेलिटी निकल के आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये आपका आता है 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको 1250 ml है, 1250 ml, मिलीलीटर है तो लीटर में करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आप 1000 कर लीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या किया है, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मुझे पता है। पेन एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ। नॉर्मेलिटी निकालना है, ये मेरे को पता है। क्या नहीं पता है, ये इसको ढूंढते हैं। कैसे निकलेगा, ऐसे निकल रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास। क्या नहीं, ये पता है। क्या नहीं पता है, इक्विवेलेंट मास। निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ये पता है। क्या नहीं पता है, वैलेंसी फैक्टर। चेक करते हैं वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया। वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। क्यों हो गया, क्योंकि H2C2O4 तो हाइड्रोजन कितने डिसोसिएट होकर सॉल्यूशन में जाएंगे, 2। तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। तो अब क्या करते हैं, चलते हैं। मोलर मास 126 अब वहां पर निकाला है। वैलेंसी फैक्टर ये रहा, सॉल्व करेंगे 63 आ जाएगा। 63 मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट मास। इसको कहाँ रखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर सॉल्व किया है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट 31.5 दिया हुआ है और 63 लिखा है यहाँ पर, पॉइंट हटा के 10 और 0.5। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया है, 0.5। 0.5 को यहाँ पर रख देंगे, जो मुझे नहीं पता है। इसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। 0.5 डिवाइडेड बाई 1250 क्योंकि मिलीलीटर में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको नॉर्मेलिटी क्लियर हो गया होगा। नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो स्टेप से चलेंगे तो आसानी से